हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के नए चैप्टर यानी पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको पूरे क्लास 12th बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में अच्छे से बता दिया था कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है क्लास 12th की बायोलॉजी के अंतर्गत। और उसी के अंतर्गत आज हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर आपके क्लास 12th बायोलॉजी का है। सो देखिए, इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण हमारे पास टॉपिक होने वाले हैं, जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो कौन कौन से होने वाले हैं। और हाँ, एक बात, आप मेरे साथ साथ इस चैप्टर्स के आराम से बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पुष्प यानी फ्लावर। टॉपिक क्या है? पुष्प। हम सबसे पहले समझेंगे कि पुष्प क्या है, पुष्प क्या होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के सभी भागों के नाम क्या होते हैं, उन नाम को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और उसमें होने वाली जो क्रियाएं हैं वो भी समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इसी पुष्प के अंतर्गत है। इसी पुष्प को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन व परिवर्धन उसका, और लघु बीजाणु जनन व उसका परिवर्धन। गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु, उसका परिवर्धन, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। और हाँ, क्या होते हैं गुरु बीजाणु, क्या होता है लघु बीजाणु, ये समझेंगे और समझेंगे और आपको भी समझाएंगे। समझेंगे मतलब समझ रहे हैं? हाँ, समझाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है परागण व उसके प्रकार। तो परागण क्या होता है? पॉलिनेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो जो क्लास 10th की बेसिक नॉलेज है आपको यहाँ बहुत यूज होने वाली है। परागण, उसके प्रकार समझेंगे। फिर उसके बाद हमारे इस चैप्टर से जो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये हमेशा हमेशा बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं से। तो आपको सीरियल वाइज इस चैप्टर को करना है और लास्ट में आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, जिसमें हम आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताएंगे। आप जब सीरियल वाइज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इस चैप्टर को डिटेल में समझ पाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है पुष्प। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं पुष्प क्या होता है। देखिए, बेसिक नॉलेज पहले हम पुष्प के बारे में ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, पुष्प जो होता है इसको हम इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं और इसकी जो खेती कहलाती है वो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है कि पुष्प की जो खेती है वो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। अब बात करते हैं कि पुष्प जो होता है वो मनुष्य के लिए पुष्प का महत्व क्या होता है, यानी पुष्प जो है वो उसका महत्व क्या है मनुष्यों के लिए। सबसे पहला जो आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है वो सौंदर्य के रूप में। सौंदर्य यानी सजावट के रूप में हम पुष्प का पहले मतलब प्राचीन काल में हम अपने पुष्पों का यूज करते आ रहे हैं अपने आप को सजाने के लिए। महिलाएं जो है वो बहुत ही अजीब क्या बोले, बहुत ही अच्छे तरीके से आभूषणों, यानी पहले सोना चांदी नहीं हुआ करता था, तब के ज़माने में पुष्प का ही यूज करके हम अपने आप को सौंदर्य प्रकट करते थे, अपने आप को सजा करके दूसरे के सामने प्रकट करते थे। तो पुष्प का वहाँ योगदान बहुत रहा है। दूसरा है आभूषणात्मक, यानी हम पुष्पों को आभूषण के तौर पर भी यूज करते आए हैं और अभी भी यूज कहीं ना कहीं करते आ रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, यानी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सामाजिक तौर पर है। हम समाज में भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पुष्प को देते हैं। समाज में भी पुष्प की इधर उधर शेयरिंग होती रहती है, तो यहाँ पर भी पुष्प यूज होता है। ये बेसिक नॉलेज है, आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है धार्मिक। ध्यान में रखें या ना रखें, बस आपको सुनना है। धार्मिक तौर पर बहुत सारे पुष्पों का यूज होता है। जैसे हिंदुओं में कई सारे पुष्प होते हैं जो मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, मुस्लिमों में भी पुष्प का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप पार्टी में बुके के तौर पर आप अपने पुष्पों की बुके बना सकते हैं, बुके दे सकते हैं अपने फ्रेंड को, जिसकी भी पार्टी में आप जा रहे हैं उन्हें। और हाँ,
पुष्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जब हम अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, जैसे अभी बताएंगे। वेट नेक्स्ट है सांस्कृतिक। कल्चरल तौर पर भी हम पुष्प का यूज करते हैं। कल्चरल यानी कल्चर व्यक्त करने के लिए, जस्ट लाइक जहाँ का, जैसे मान लीजिए अपना कल्चर जो भी है, आपके यहाँ जो भी पुष्प चलता हो, आप वहाँ पे उस पुष्प को देखते हैं और अपने कल्चर को समझते हैं। नेक्स्ट किसी दूसरे कल्चर में जाते हैं तो वहाँ कुछ और पुष्प का यूज होता रहता है। कमल का पुष्प हो गया, गुलाब का पुष्प हो गया, गेंदा फूल हो गया, कई सारे पुष्प जो कि यूज होते हैं कल्चरल तौर पर। और जो यहाँ पर इस सभी पॉइंट का मेन महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है कि पुष्प मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करने में प्रयोग होता है। अब मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करने में इसलिए प्रयोग होता है, यदि हमको धन्यवाद किसी को कहना है तो हम व्हाइट रंग के पुष्प नहीं देंगे। व्हाइट रंग के पुष्प हम शोक में देते हैं, यानी जब कोई स्वर्गवासी हो गया हो या निपट गया हो तो हम उसको पुष्प के तौर पर सफ़ेद रंग के पुष्प व्यक्त करते हैं, उसको अर्पित करते हैं। और जब हमें अपने प्यार को व्यक्त करना होता है तो हम गुलाब का फूल किसी और को देते हैं। तो मतलब इस तरीके से हम पुष्प का यूज अपने डेली लाइफ में करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पॉइंट जो हमारे पास लिखा हुआ है वो वैज्ञानिकों के लिए पुष्प क्या होता है। हम मनुष्य के लिए पुष्प इस तरीके से यूज होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए जो पुष्प होता है यूज, वो होता है लैंगिक जनन का स्थल। यानी जो वैज्ञानिक होते हैं वो ये समझते हैं पुष्प में कि ये पुष्प एक लैंगिक जनन का स्थल है। अब इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा करके आपको पुष्प के बारे में जानकारी देंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और हम आगे मिलते हैं आपको इस टॉपिक के साथ में। तो देखिए, अब हम समझते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा पुष्प वाला टॉपिक चल रहा था, हमने वहाँ पर के क्या छोड़ा था कि जो वैज्ञानिक के लिए पुष्प किस तरीके से देखते हैं वैज्ञानिक पुष्प को, तो लैंगिक जनन का स्थल होता है। तो लैंगिक जनन जहाँ पर शब्द आया तो उसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए लैंगिक जनन प्लांट में क्या होता है। प्लांट में कहाँ पर होता है, तो फ्लावर में होता है। देखिए आपको सामने लिखा हुआ है फ्लावर। अब लैंगिक जनन होता है, मतलब लैंगिक जनन यानी दो पेरेंट इसमें चाहिए होते हैं, एक नर और एक मादा। नर और मादा में दोनों में बनते हैं गैमीट। गैमीट यानी युग्मक बनते हैं। और नर में जो बनने वाला, फ्लावर में ध्यान रखना, फ्लावर के नर पार्ट में जो बनने वाला युग्मक है उसे हम कहते हैं परागकण, और इसी को हम लघु बीजाणु कहते हैं। मादा में बनने वाला जो नर युग्मक है उसे हम गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक, अब जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, निषेचन की जब क्रिया होती है, तो निषेचन की क्रिया के पश्चात हमारा युग्मनज बनता है और युग्मनज के बाद हमारा भ्रूण बन जाता है। और भ्रूण के पश्चात यानी भ्रूण के बनने के बाद हमारा न्यू प्लांट इस तरीके से जन्म ले लेता है, आ जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है एक तरीके से। और ध्यान रखिए जो युग्मक होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक, और जो युग्मनज बनता है वो डिप्लॉइड होता है, यानी द्विगुणित होता है। भ्रूण जो होता है तो द्विगुणित होता है। और आगे हम आपको आने वाले इसी चैप्टर में बताएंगे कि जो भ्रूण पोष होता है, अभी टेंशन मत लीजिए, जो हमने वर्ड बोला भ्रूण पोष, ये होता है त्रिगुणित। अब ये कैसे होता है आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर तरीके से समझाएंगे। तो कुछ इस तरीके से लैंगिक जनन होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, और पुष्प का पहले हम बेहतरीन सा एक डायग्राम बनाएंगे। तो आइए अब देखते हैं फ्लावर का डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसके कौन से पार्ट होते हैं, जो आपने क्लास 10th में बेसिक नॉलेज के तहत पढ़ा था, बस वही यहाँ पे हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं और उसको हम डिटेल में थोड़ा आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखते चलिए और मेरे साथ हो सके तो आप बनाते रहिएगा। देखिए सबसे पहले हम इसका निचला हिस्सा बनाएंगे बेस हम कुछ ऐसे बनाएंगे, इसका बेस कुछ हम ऐसे बना देंगे। ध्यान से समझते चलिए, इस बेस को हम क्या कहते हैं, पुष्पासन। और इसी पुष्पासन के ऊपर हम ये फीमेल वाला पार्ट, फ्लावर के फीमेल वाला पार्ट बना देंगे, जिसे हम जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम बना देंगे। रफली डायग्राम बनाना होता है। अब डायग्राम हमें वैसा बनाना होता है कि जो सामने वाला देख रहा हो उसको एक एक पार्ट, एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। डायग्राम कितना अच्छा बन रहा है, कितना अच्छे से आप उसमें कलर कर रहे हैं, ये सब मायने नहीं रखता है।
डायग्राम कितने अच्छे से, कितने साफ सुथरे से आप बना रहे हैं और अपनी बात को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये मैटर करता है। तो बस कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। और इसका जो नर वाला पार्ट है ये आपको ऐसे बना देने हैं। इसको हम बोलते हैं पुंकेसर या पुमंग भी बोलते हैं। अब बताएंगे कि किस स्थिति में हम इसे पुंकेसर और किस स्थिति में हम इसे पुमंग बोलते हैं। ठीक, तो बने रहिए वीडियो में और आपको सारी जानकारी हम इसके अंतर्गत देंगे। अब देखिए हम थोड़ा सा ही बनाते हैं, ज्यादा नहीं। ये देखिए कुछ आपको इस तरीके से बना देना है। अब क्या करना है, अब आपको पंखुड़ियां बनानी है। कुछ इस तरीके से आपको पंखुड़ियां बना देनी है। क्या बनानी है, पंखुड़ियां। इनको हम दलपुंज भी बोलते हैं। ठीक, दलपुंज। अब लास्ट में हम ये कुछ ऐसे पत्तियां बना देंगे, पत्तियों के आकार की, कुछ ऐसे दिखाने के लिए कि हमने ये बना रखा है। इसको हम बोलेंगे बाह्य दल। क्या बोलेंगे, बाह्य दल। तो हम इस तरीके से कुछ अच्छे तरीके से पत्तियों का शेप दे देंगे। इट्स ओके। अब हम यहाँ पे इसका नामकरण करना देखते हैं। नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टिग्मा। ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा। स्टिग्मा। इसके बीच वाला भाग जो होता है, ये आपने पता है कि इसे हम वर्तिका, तो हम इसको वर्तिका ऐसे लिख देंगे। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। इट्स ओके। ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम बोलते हैं ओवरी यानी अंडाशय। अंडाशय, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। कुछ इस तरीके से। अबे देखिए इसके बीच में भी कुछ होता है, तो बीच वाला भाग भी हम बना ही देते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये है क्या, ये आपको पता है ये क्या है। ये है हमारा बीजांड। क्या है ये हमारा है बीजांड। अच्छा एक बात समझिए, बीजांड को जो इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। इट्स ओके। अब देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों मिलकर के हमारे फीमेल पार्ट बनाते हैं। और इसको हम बोलते हैं कार्पल यानी स्त्री केसर। इसको हम बोलते हैं स्त्री केसर। ये तीनों को मिला करके हम क्या नाम दे देते हैं, स्त्री केसर। हम कहीं पे ऐसे लिख देते हैं, ये तीनों कैसे लिखे हैं हम, देखिए ऐसे रखें और ये जो तीनों हैं इनको हम नाम दे देते हैं स्त्री केसर। और हाँ ध्यान रखें कि अगर एक पुष्प है और केवल एक ही है तो इसको स्त्री केसर बोलेंगे। अगर इसके ग्रुप्स आ जाएंगे यानी कई सारे आ जाएंगे तो इसको हम जायांग नाम दे देंगे। हम इसको नाम दे देंगे जायांग। और ये जो जायांग है यही है फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इट्स ओके, विजुअल है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं ये दोनों। ये हमारा है परागकोश। क्या होता है ये, परागकोश। दिख रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। परागकोश, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंथर। इसके नीचे वाली जो भाग है यानी ये जो जिस डंडी से जुड़ा हुआ है, जिस फिलामेंट से जुड़ा हुआ है, इसे हम फिलामेंट ही बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं तंतु और इंग्लिश में हम इसको फिलामेंट बोलते हैं। इट्स ओके, क्लियर है ये बात। अब देखिए ये हमने बताया ये बीजांड होता है, ये हमने ये दोनों बता दिए और इनको मिला करके हम पुंकेसर कहते हैं। विजिबल है नहीं है, ध्यान से देखिए। इसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। ये देखिए पुंकेसर, इसको हम पुंकेसर कहते हैं, केवल एक हो। अब देखिए यहाँ पर कई सारे हैं, तो पुंकेसर जब कई सारे हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं, जब बहुत सारे हो जाएं तो उन्हें हम नाम दे देते हैं पुमंग। सॉरी लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, तो इनका नाम हो गया पुमंग। अच्छा
जो जायांग है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। देखिए गाइनो जहाँ पर भी शब्द आ जाए वो फीमेल से रिलेटेड होता है, ध्यान रखिएगा। और इसको हम नाम दे देते हैं एंड्रोसियम। अब जहां पर भी एंड्रोसियम यानी एंड से आ जाए तो ये होता है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा ये मतलब ऐसा है कि दिखने में थोड़ा हो सकता है, लेकिन आप भावनाओं को समझिए और अच्छे से क्लियर करिए अपना टॉपिक। अब देखिए बचा क्या, ये वाला हिस्सा बचा है, इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। क्लियर है, पुष्प आसन, इसको हम पुष्पासन कहते हैं। और ये जो है, ये वाली जो पत्तियां हैं इनको हम बोलते हैं बाह्य दल। क्या नाम दे देते हैं, बाह्य दल। अच्छा, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम ये जो नाम लिखे हुए हैं इनको इरेज करके हम इनके नाम लिख के बताते हैं, ताकि आपको ज्यादा घसड़ पसड़ ना हो जाए। अभी हम ये इतना नाम याद रखिए, ये जो अभी हमने यहाँ पे बता रखे हैं डिटेल में, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं, अपने इन वाले नामों को अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए अब हम इनके पार्ट, ये वाले जो पार्ट है इनके नाम देखते हैं, क्या बोलते हैं इन पार्ट्स को। इसको बोलते हैं बाह्य दल। अच्छा, बाह्य दल कब बोलते हैं, जब ये सिंगल हो। जब ये ग्रुप में आ जाता है तब हम इसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। ये हो गया ग्रुप की स्थिति में। अब हम देखते हैं इनको क्या बोलते हैं, जो पंखुड़ी हमने बना रखी है इसको हम बोलते हैं दल। दल बोलेंगे जब है ये सिंगल, ये दलपुंज हो जाता है जब ये हमारे ग्रुप में आ जाता है। ग्रुप में जब होगा तब हम इसे दलपुंज बोलेंगे, और जब सिंगल होगा तब हम इसे दल बोलेंगे। अच्छा, सिंगल से सेपल, सिंगल से सेपल और इसको पेटल। सेपल और पेटल हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको हम बोलते हैं पेटल और ये हो गया हमारा सेपल। अच्छा, ये हमारा हो गया कैलिक्स, ये वाला बाह्य दल पुंज को हम बोलते हैं कैलिक्स, और दल पुंज हमारा हो गया करोला। तो दलपुंज को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला, और जब ये होगा ग्रुप अप, मतलब कई सारी पंखुड़ियां जब होंगी तब हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे कोरोला और इसको हिंदी में बोलेंगे दलपुंज। और जब ये सिंगल होगा तो हम इसे बोलेंगे दल, यानी इंग्लिश में हम बोलेंगे पेटल, और जब ये होगा सिंगल। ठीक, अब बाह्य दल पुंज में देखिए बाह्य दल क्या होता है। बाह्य दल अगर सिंगल है तो इसको हम सेपल बोलेंगे, एस एस, सेपल सिंगल। ठीक, इस तरीके से बाह्य दल हो गया। अब इनका जब पुंज आ जाएगा, बहुत सारे ग्रुप हो जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, तो 1 2 3 4 कई सारे मिलते हैं, तो उनको हम बाह्य दल पुंज हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स, कोरोला, आपको ध्यान में रखना है ये दो नाम। ठीक, अगर पूछें कि पुष्प के पंखुड़ी की इकाई क्या होती है, तो इकाई हम दल को बोलेंगे, यानी पेटल को बोलेंगे। वैसे ही पूछ सकते हैं कि पुष्प के बाह्य दल, यानी पुष्प के जिस पुष्पासन से लगी हुई जो पत्तियां होती हैं उनकी इकाई क्या होती है, ये होता है सेपल, यानी बाह्य दल। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम हमने आपको बता दिया था कि इसको हम बोलते हैं पुष्पवृंत, पुष्पासन बोलते हैं, यानी पुष्प जिसमें लगा होता है, पुष्पासन। और ये जो डंडी बनेगी ये वाली, इसको हम बोलेंगे पुष्पवृंत, इसको बोलेंगे पुष्पवृंत। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पेडिकल। क्या बोलते हैं, पेडिकल। और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में थैलेमस। तो आपको इस तरीके से ये सारे नाम अच्छे से लिखने हैं, याद करने हैं, और डिटेल में आपको अब इन नामों को आगे हम समझेंगे। अच्छा देखिए, जो आवश्यक अंग और अनावश्यक अंग है इस पुष्प के, उन्होंने भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं अनावश्यक और आवश्यक भाग पुष्प के। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पुष्प के कौन कौन से मेन भाग होते हैं। मेन भाग का मतलब समझ रहे हैं ना, मेन आवश्यक से रिलेटेड नहीं है, मतलब कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो जरूरी हैं पुष्प में। तो 4 भाग हमारे पास हम बता दे रहे हैं, 4 भाग से मिलकर के हमारा जो पुष्प है वो बना होता है।
हम उन 4 भागों के नाम यहाँ पे आपको लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला जो भाग है वो है बाह्य दल। क्या है? बाह्य दल। दूसरा है, ध्यान से सुनते रहिएगा, दल। दूसरा है दल। अगर हम इसमें पुंज लगा देंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा ग्रुप ऑफ बाह्य दल, यानी ग्रुप ऑफ बाह्य दल, यानी सेपल। और यहाँ पर अगर हमने दल लिखा है तो पेटल है, और लेकिन हम इसमें जब पुंज लगा देंगे तो ये दल पुंज हो जाएगा, यानी हो जाएगा कोरोला। क्या हो जाएगा? कोरोला। और ये हो जाएगा कैलिक्स। तो इस तरीके से होता है। ये 2 पार्ट हो गए, एक ये हो गया दल पुंज और ये हो गया बाह्य दल। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास भाग है वो है गाइनोसियम, या बोले तो पुमंग बोल सकते हैं। गाइनोसियम नहीं है ये है एंड्रोसियम। पुमंग क्या है? एंड्रोसियम। और जायांग, क्या? जायांग। तो ये हमारे पास 4 मुख्य भाग हैं। ये हमारा होता है मेल पार्ट और ये हमारा होता है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो इस तरीके से डिवाइड होता है। अब देखिए बाह्यदल पुंज का कार्य क्या होता है, और यहाँ पे अच्छा उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये 2 हमारे हैं, ये जो हैं ये अनावश्यक अंग हैं पुष्प के। कैसे अंग हैं? तो अनावश्यक अंग। और ये जो 2 हमारे भाग हैं पुष्प के, ये हमारे हैं आवश्यक अंग। अच्छा, आवश्यक क्यों है? क्योंकि यही जो 2 अंग हैं, यही 2 अंग आगे चल करके एक नए पुष्प की रचना करेंगे, नए फ्लावर की, नए प्लांट की रचना करेंगे। जैसे हमने अभी आपको लैंगिक जनन कैसे होता है उसमें बताया था। तो कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है। ये हमारे अनावश्यक अंग होते हैं और ये आवश्यक अंग होते हैं। अब इसका देखिए काम क्या होता है बाह्यदल पुंज का। ये होता है कलिका अवस्था में जब पुष्प कलिक अवस्था में होता है, बड फेज में होता है, तो उसमें इसको सुरक्षा देने का कार्य ये करता है। तो कलिका अवस्था में सुरक्षा देना इसका कार्य होता है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, कलिका अवस्था में सुरक्षा देना। कलिका अवस्था में प्रोटेक्ट करने का काम होता है, सुरक्षा देने का काम होता है। लिख लीजिएगा, आपको बोल दे रहा हूं मैं कि कलिका अवस्था में इसको सुरक्षा देने का काम होता है। यहाँ पे आ नहीं रहा है तो आप लिख सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो हमारा होता है बाह्यदल पुंज, ये हरे रंग का होता है। जनरली किसी भी पौधे में आप देखिएगा तो हरे रंग का जो भाग होता है ये बाह्यदल पुंज होता है। अच्छा, अब बात करते हैं दल पुंज की। बाह्यदल पुंज नहीं, अब हम बात करेंगे दल पुंज की। तो दल पुंज का जो बहुत आसान सा काम होता है, देखिए बहुत ही, ये जो होता है परागण की जो प्रक्रिया होती है, परागण आपने पढ़ा है हाई स्कूल में, बस उसी नॉलेज से परागण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कीटों को आकर्षित करने का काम, कीटों को आकर्षित बनाने का काम ये करता है दल पुंज। तो इस तरीके से, मतलब एक तरीके से बोले तो ये आकर्षक होता है, आकर्षक भाग होता है पुष्प का। या इसको देख करके कोई भी जीव आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है। और इसी में ही से ही फ्रेग्रेंस आती है। फ्रेग्रेंस समझ रहे हैं ना, खुशबू आती है। तो इस खुशबू को देख करके कीट आते हैं और परागण हो जाता है। अब ये 2 हमारे भाग होते हैं, मेन आवश्यक भाग हैं पुमंग और जायांग। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आवश्यक भाग को समझने का तरीका क्या होने वाला है। देखिए आवश्यक भाग जो हमारा पुमंग है, तो सबसे पहले हम पुमंग के बारे में डिटेल में समझते हैं। अभी तक हमने छोटा छोटा देख लिया, अब हम देखेंगे बहुत ही डीप में जाने वाले हैं। अभी तक देखिए जितना अभी तक हमने बताया ये आपको थोड़ा थोड़ा पता ही रहा होगा हाई स्कूल तक। अब जो बताने वाले हैं वो शायद ही पता हो, पता भी हो सकता है ऐसा। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे पुंकेसर। पुमंग वो ग्रुप ऑफ पुंकेसर होता है, ग्रुप ऑफ पुंकेसर होता है पुमंग। अब देखिए पुंकेसर को इंग्लिश में स्टेमन बोलते हैं, स्टेमन, STAMEN, ये होता है इंग्लिश वर्जन इसका। और पुमंग को हमने बताया था कि पुमंग को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एंड्रोसियम। पुंकेसर क्या होता है, देखिए अब हम डायग्राम से समझाएंगे और डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। जैसा कि अभी हमने आपके सामने ही बेहतरीन सा डायग्राम बनाया था पुमंग का, देखिए अब इस डायग्राम को आप ध्यान से समझिए और आप खुद ही बताएंगे कि इसके जो पार्ट हैं वो कौन कौन से
पार्ट हैं। अच्छा, इस तरीके से हमारा ये हो गया पुमंग, या बोले तो पुंकेसर। एक की बात करें ना, पुमंग नहीं है, ये पुंकेसर। ठीक, बार बार मेरे मुंह से पुमंग निकाल रहा है, तो ये पुमंग नहीं पुंकेसर है। पुमंग जो होता है वो पुंकेसर का ग्रुप होता है, यानी समूह होता है, ग्रुप ऑफ पुंकेसर, ये बोले तो समूह होता है पुंकेसर का। अच्छा, उसमें ये वाला जो भाग होता है, इस भाग को हम बोलते हैं परागकोश। देखिए, वहां से हम जो पुष्प की संरचना की बात किए थे उसको हम यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब वहां से ही हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं तंतु, बोलते हैं। अच्छी बात है, बनाते चलिए मेरे साथ साथ। अच्छा, परागकोश, अब हम समझते हैं परागकोश क्या होता है। परागकोश एक ऐसी जगह होती है जहां पर पराग कण का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। अब इस परागकोश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एंथर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। थोड़ी सी हम इनकी स्पेशल सी बातें जान लेते हैं कि ये हमारा, देखिए, दूरस्थ भाग होता है जहां से पुष्प व्रंत जहां से ये पुंकेसर जुड़ा होता है, इसके दूरस्थ भाग होता है। तो नंबर 1 पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा दूरस्थ भाग है, दूरस्थ भाग। और बताएं तो ये द्विपालित होता है। कैसा होता है? द्विपालित। अभी बताएंगे द्विपालित का मतलब क्या है। द्विपालित होता है, ठीक है, द्विपालित होता है। और बताएं तो ये एक पाली में इसमें 2 कोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। एक पाली में एक, अच्छा ये अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा पर अभी आ जाएगा। एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। क्लियर? अब देखिए तंतु क्या होता है। तंतु जो होता है पुष्प से समीपस्थ भाग होता है, पुष्प से ही जुड़ा होता है ना ये तंतु वाला भाग। तो ये हो गया समीपस्थ भाग। कैसा भाग हो गया? समीपस्थ भाग। बस इसके बारे में केवल एक यही पॉइंट लिख लीजिएगा कि ये केवल समीपस्थ भाग होता है। द्विपालित, इसमें केवल देखिए डंडिल ही लगी हुई, तो इसमें द्विपालित की जरूरत नहीं है। अब अगर आपने इतना बना लिया हो भाग ये वाला तो ठीक है। और दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि ये लंबा होता है। लंबा मतलब समझ रहे हैं ना, लंबी है एक तरीके से। बस मतलब पॉइंट्स अपने हिसाब से ही सोचने हैं। तंतु कैसा होता है? समीपस्थ भाग होता है, पुष्प का लंबा होता है। और परागकोश दूरस्थ भाग होता है, द्विपालित होता है, एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। अब हम यही बात समझने वाले हैं कि जो हमारा द्विपालित और एक पाली में 2 कोष्ठ, इसका क्या मतलब है। उससे पहले एक बात और समझिए कि जो तंतु होता है, ध्यान समझिएगा, जो तंतु होता है ये किससे जुड़ा होता है? पुष्प के कौन से भाग से जुड़ा होता है? तो ये पुष्प के पुष्पासन, ये पुष्पासन अथवा, देखिए ध्यान समझिएगा, अथवा का मतलब है या तो पुष्पासन से भी जुड़ सकता है और या तो पुष्प दल से यानी दल से भी जुड़ सकता है। पुष्प के दल से, दल अभी बताया, दल को हमने इंग्लिश में बोला था पेटल। और अगर दलपुंज हो जाए तो यही कहलाता है कोरोला। क्या कहलाता है? कोरोला। नहीं बताता ना? हाँ, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पुष्पासन अथवा पुष्प दल से ये जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है। आप इस तरीके से लिख लीजिएगा कि तंतु है वो पुष्पासन अथवा पुष्प दल से जुड़ा होता है। आइए अब हम देखते हैं द्विपालित और एक पाली में 2 कोष्ठ का क्या मतलब। तो देखिए हम आपके सामने ही डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं साथ साथ ही। देखिए ये हमारा, हम बस उस, जैसे मान लीजिए हमने ये डायग्राम बनाया था ना ऐसे करके। अच्छा, डायग्राम बनाना आप भी सीखिए क्योंकि आपको एग्जाम में बनाना भी होगा। ये ऐसे करके कुछ डायग्राम बनाया था हमने, ये तो हम इसको अब क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। और इसको जब काटेंगे तो इसका जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन आएगा वो अब हम बनाने जा रहे हैं। वो ध्यान से देखिएगा कैसा है, बस समझने के लिए है, बाकी तो देखते रहिए। ये देखिए, देखिए इसमें द्विपालित है। द्विपालित का मतलब है एक पाली इधर है और एक पाली इधर है। ठीक, समझ आई बात? ये जो हमारी है
ये जो हमारा भाग है यही इसको दो भाग में डिवाइड करता है, नंबर 1 भाग और नंबर 2 भाग। तो एक तरीके से ये दो पालित हो गया और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। तो ये जो हमारा है ये है हमारा पाली। अच्छा, पाली को हम लोब बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोब। और जो कोष्ठ है ये 2 कोष्ठ है ना, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ है। एक कोष्ठ को हम बोलते हैं इंग्लिश में थीका। इस तरीके से थीका और पाली यानी लोब। तो एक पराग कोष्ठ में द्विपालित होते हैं और एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। अर्थात पूरा अगर हम देखें पूरा पराग कोष चतुष्कोष्ठी होता है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं पराग कोष वाले में। जैसे हमने बताया था ना पराग कोष ऐसे लिखा था, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ये चतुष्कोष्ठी होता है, चतुष्कोष्ठी। अच्छा, चतुष्कोष्ठी केवल हम एक पराग कोष के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक पाली के बारे में आ जाए तो द्विकोष्ठी होती है। अब बात समझ में हो सकता है शायद ही आपको, शायद क्या आ गई होगी 100% कि एक पाली द्विकोष्ठी होती है और एक पूरा परागकोष चतुष्कोष्ठी होता है, क्योंकि ये पूरा परागकोष का क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, अनुप्रस्थ काट बना हुआ है, उसको हमने काट दिया है और देखा है ऊपर से। जब हम देखें मान लीजिए ये कोई परागकोष है तो परागकोष से हम ऐसे काट दिए और ऊपर से हम ऐसे देख रहे हैं, तो बस हमको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक। उसमें हमको ऐसी लाइन दिखी और अभी हम इसको भी डिटेल में समझेंगे, बस आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसा है। अच्छा, ये हमारा 2 लोब्ड हो गया, 2 लोब बन गई हैं और उन लोब्ड में ये 2 4 मतलब प्रत्येक लोब में 2 हमारे पास कोष्ठ हैं। अच्छा, इतना बड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, सोच रहे होंगे मुझे तो समझ आ गया है, पर मेरे अंदर से ऐसा कोई फीलिंग आती है कि शायद आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर कमी बेसी रह गई हो तो क्लियर हो जाए, इसलिए मैं बार बार आराम से बहुत ही प्रेम से आप लोगों को समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्या होता है द्विपालित का मतलब और क्या होता है प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ। हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पुंकेसर की संख्या होती है, पुंकेसर की संख्या अलग अलग हो सकती है। पुंकेसर की संख्या व लंबाई अलग अलग हो सकती है किसी भी पुष्प में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? स्त्री केसर के बारे में। किसके बारे में? तो स्त्री केसर के बारे में। आइए हम स्त्री केसर को डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। ये लीजिए, हमने हेडिंग डाल दी है स्त्री केसर। स्त्री केसर को हमने बताया था कि इंग्लिश में हम स्त्री केसर को कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं? तो पिस्टिल कहते हैं। इट्स ओके, डंडना डंडन। आइए अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको भी डिटेल में क्लियर करते हैं। अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर बनाते समय आप लोगों को बचपन की याद जरूर आई होगी जब हम लोग सुराही बनाते हैं। आई होगी, भले आप बोले या ना बोले। अच्छा, ये वाला भाग नाम बताइए फटाफट। हाँ बताइए, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने, वर्ती काग। ये बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, आप सही बोल रहे हैं, मुझे पता है, वर्तिका। और ये वाला भाग, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आपने हिंदी के नाम बता दिए हैं, तो इंग्लिश के नाम भी बताइए ना। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। स्टाइल से बताओ बढ़िया से। स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब लग रहा है ना कि आप मुझसे पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, वर्तिका। वर्तिकाग्र क्या होता है? वर्तिकाग्र निषेचन की पराग, जब परागण की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर ही परागकण आकर के चिपकता है, यानी हम बोल सकते हैं कि परागकण के पहुंचने का स्थल। क्या? परागकण के पहुंचने का स्थल होता है ये। तो हम लिख देते हैं परागकण के पहुंचने का स्थल। परागकण के पहुंचने का स्थल अगर नहीं दिख रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लीजिएगा। वर्तिकाग्र क्या होता है? मैंने बता दिया। वर्तिका क्या होता है? वर्तिका देखिए दीर्घिक क्षेत्र होता है। अच्छा, ये बहुत लंबी होती है,
ये यहाँ से यहाँ तक के जो पोर्शन है, इस वाले बीच वाले मिडिल भाग को हम बोलते हैं वर्तिका, और ये हमारा दीर्घीकृत क्षेत्र होता है। इट्स ओके। अब हम आते हैं अंडाशय पे। अंडाशय का काम क्या होता है? अंडाशय आधारी भाग होता है, पुष्प का आधारी भाग, पुष्प का आधारी भाग होता है हमारा अंडाशय। अब इसके ही अंदर हमारे पास ये बनता है बीजांड। क्या बनता है? बीजांड। तो ये हमारा हो गया बीजांड। अच्छा, इसका नाम हमने रखा बीजांड, और बीजांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओ से ओव्यूल। गुड। अंडाशय जब परागण की प्रक्रिया हो जाती है, परिपक्व हो जाता है, परिपक्व के बाद ये हमारा फल बनाता है। अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में। बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में। बस आपको इतनी ही नॉलेज ध्यान रखनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे सर कि भैया जो भी आप बुलाते हो, इतना तो मुझे आता था, आप कुछ नया बताइए। तो नया, अभी तक ये बेसिक था। इस लेक्चर में जो भी हमने बात की ये सब बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। अब आने वाले लेक्चर्स में आपको नई नई बातें पता चलने वाली हैं, जो कि यहाँ से अब आपका क्लास 12 का जो सिलेबस है, और सॉरी क्लास 12 का जो ये चैप्टर है अब स्टार्ट होगा। अभी तक जो हमने बताया कि आपको बेसिक नॉलेज के तहत था और आपको पता भी था, ये आप देखेंगे अगर एनसीईआरटी का आप पेज पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास में हम बताएंगे कि कैसे होगी आगे का ये चैप्टर, कैसे बढ़ाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऐसे मज़ेदार लेक्चर्स के लिए, और इस चैप्टर को धुआं करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।